जैसा कि हम लोग आज फिर से जो है प्रतिदिन की तरह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर की जो बिहार दरोगा की वॉल्यूम 1 यानी कि 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक है उसका आज हम लोग जो है सेट नंबर 8 को पढ़ने वाले हैं। आप यदि इससे पीछे का सेट यानी कि 1 से लेके 7 नंबर की सेट का वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाया गया है और उस प्लेलिस्ट का नाम रखा गया है बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट। तो उस प्रैक्टिस सेट में जाकर के जो है इस बिहार एसआई यानी वॉल्यूम 1 वाली बुक का जो है सेट को देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 8 नंबर की मॉडल प्रैक्टिस सेट को पढ़ने वाले हैं। देखिए 8 नंबर की मॉडल प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी जो है जल संधि जो है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो देखिए याद रखिएगा जल संधि का कार्य क्या होता है। जल संधि जो है दो, जल मतलब वाटर होता है, यानी कि यह क्या करता है, दो वाटर बॉडी को जोड़ने का कार्य करता है। जल संधि मतलब जल संधि, जल को संधि करवाता है यानी कि वाटर बॉडी, दो वाटर बॉडी को जोड़ने का कार्य करता है और दो भूभाग को, लैंड वाला जो भूभाग होता है, जमीन वाला लैंड वाला जो भूभाग होता है उसे क्या करता है, विभाजन करने का काम करता है, भूभाग को विभाजित करने का काम करता है। तो वही यहाँ पूछा जा रहा है कि यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रहा है तो कौन सा जल संधि, तो ये जिब्राल्टर जल संधि है। यह जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है और लेकिन यहाँ दो वाटर बॉडी को जोड़ता भी है। एक वाटर बॉडी अटलांटिक महासागर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर, और दूसरा भूमध्य सागर। इन दोनों भूमध्य सागर, इन दोनों वाटर बॉडी को क्या करता है, ये जिब्राल्टर जल संधि जोड़ने का कार्य करती है, पहला बात। उसके बाद क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि का अगर हम लोग बात करें तो यह बेरिंग जल संधि को भी, बेरिंग जल संधि भी जो है ये दो वाटर बॉडी को ये भी जोड़ने का कार्य करती है। तो ये कौन कौन सा वाटर बॉडी हो जाएगा, इसमें तो एक प्रशांत महासागर हो जाएगा, एक प्रशांत महासागर, और दूसरा हो जाएगा आपको आर्कटिक महासागर। इन दोनों महासागर को आर्कटिक महासागर, इन दोनों महासागर को जोड़ने का कार्य बेरिंग जल संधि करती है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 2 नंबर का क्या है, यदि भारतीय मानक याम्योत्तर पर जो है मध्याह्न 12 है, यानी भारतीय मानक याम्योत्तर किसे कहते हैं, भारतीय मानक याम्योत्तर 82.82 पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक याम्योत्तर माना गया है। तो भारतीय मानक याम्योत्तर पर कह रहा है कि यदि 12 बज रहा है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। देखिए हम लोग समय कैसे ज्ञात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं पहले। देखिए क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में क्या करती है कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर अपनी अक्ष पर पूरा करती है, यानी वह 360 डिग्री का कोण बनाती है 24 घंटे में। जब 24 से 360 को काटते हैं यदि हम लोग तो एक घंटे बराबर क्या 15 डिग्री हो जाएगा, यानी 15 डिग्री में जो है 15 डिग्री का कोण बनाएगी कितने मिनट में, 60 मिनट में। एक घंटे का अर्थ 60 मिनट, यानी 15 डिग्री का कोण बनाने में पृथ्वी को 60 मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री का कोण बनाने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगेगा, तो 60/15, और 15 को काटेंगे, 15 से 60 को काटेंगे तो 4, यानी 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूमती है तो 4 मिनट का समय लेती है। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितने मिनट का समय लेती है, 4 मिनट का, याद रखना है पहला बात। अब कैसे हम लोग बनाएंगे यहाँ क्वेश्चंस को, देखिए क्या कह रहा है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पर समय कितना हो रहा है, 12 बज रहा है। यहाँ देखिए लिख रहे हैं 82.5 डिग्री है, साढ़े कितना है 82 डिग्री, और इस पर समय कितना 12 बज रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मानक समय क्या होगा, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो देखिए क्या है कि 82.5 से 120 यानी अंतर इसका क्या हो जाएगा, यदि अंतर हम लोग निकालते हैं तो कितना 37.5 डिग्री हो जाता है। अब इस अंतर को 37.5 डिग्री अंतर हो जाता है। अब इस अंतर को क्या करना है हमें
कि इस अंतर को यदि हम 4 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 4 से गुना करते हैं तो 2.5 घंटा, 4 से गुना करेंगे तो 37.5 डिग्री का मान हमें मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2.5 घंटा हो जाएगा। अब 4 से हम लोग क्यों गुना करेंगे, तो देखिए पृथ्वी को 1 डिग्री दूरी तय करने में जो है 4 मिनट का समय लगती है। तो यहाँ 37.5 डिग्री तय करने में 4 से गुना करेंगे, 1 मिनट में 4 डिग्री, सॉरी क्या कहते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 37.5 डिग्री में 4 से गुना करेंगे, यानी कि 37.5 डिग्री कोण को घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, तो 2.5 घंटा का समय लगेगा। अब 37.5 कहाँ से आया, तो देखिए 82 तो था ना ऑलरेडी क्वेश्चंस में, और 120 भी क्वेश्चंस में, 120 का मान हमसे पूछा जा रहा था, यानी 82.5 डिग्री पर इतना समय है, तो 120 डिग्री पर कितना समय होगा। तो इन दोनों के बीच का गैप हमें निकालना था, तो इन दोनों के बीच का गैप 37.5 हुआ। अब 37.5 डिग्री, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, तो 37.5 डिग्री घूमने में 4 से गुना करेंगे तो 2.5 घंटा हो जाएगा। अब इस 2.5 घंटा यानी कि 120 डिग्री, 82.5 डिग्री से लेके 82.5 डिग्री पर अगर पृथ्वी है, तो 120 डिग्री पर आने में पृथ्वी को 2.5 घंटा का समय लगेगी। तो देखिए 82.5 डिग्री पर 12 अगर बज रहा है, तो 2.5 घंटा का समय लगने का अर्थ क्या हो जाएगा, 2.5 घंटा इसमें ऐड करेंगे। अब 2.5 घंटा को इसमें ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 14.5 हो जाएगा, यानी कितना, 12 और 2 14, हाँ 14.5 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 14.5 है कहीं क्या, बी नंबर ऑप्शन क्या है, 14.5 है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे बनाया जाता है सवाल को। 3 नंबर में क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत की किस राज्य की जो सीमा है वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों देश से मिलती है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा तो बांग्लादेश से नहीं मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, सिक्किम की सीमा भी बांग्लादेश से नहीं मिलती है। असम राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, असम राज्य की जो सीमा है वो बांग्लादेश से मिलती है। असम राज्य की सीमा बांग्लादेश से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है, लेकिन नेपाल से नहीं मिलती है, इसलिए असम भी नहीं होगा। हमें तीनों से मिलाना है, तो तीनों से पश्चिम बंगाल मिलेगी, ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के जो है महाबलेश्वर से होती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होती है, महाबलेश्वर से होती है, और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है 5 नंबर का, कि कौन सा झील जो है विवर्तनिकी झील का उदाहरण है, कौन सा झील जो है विवर्तनिकी झील का उदाहरण है। तो देखिए इसमें कौन सा झील हो जाएगा विवर्तनिकी झील का उदाहरण, वुलर झील। वुलर झील जो है विवर्तनिकी झील का उदाहरण हो जाएगा। विवर्तनिकी झील किसे कहते हैं, तो देखिए क्या होता है कि वैसा झील, विवर्तनिकी झील का निर्माण जो है धरातल के ऊपर उठने तथा धंसने से होता है। अगर धरातल माना कि ऊपर उठ गया और इसमें दरार आ जाता है और पानी भर जाता है, तो ये वुलर झील हो जाएगा। या क्या कहते हैं, धरातल यानी कि ये नीचे ही धंस गया और इसमें यदि पानी भर जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, झील कहते हैं। तो इस प्रकार की झील को वुलर झील कहते हैं। किस प्रकार की झील को, विवर्तनिकी झील एक प्रकार का वुलर झील है, याद रखना है। यह झील कहाँ है, तो ये झील जम्मू कश्मीर में है, और यह झील भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। यह किस प्रकार का झील है, मीठा पानी का झील है, यह भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 6 नंबर में क्या है, लीसा प्राप्त होता है किससे, तो लीसा जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। और लीसा से बनाया क्या जाता है, तो लीसा से जो है तारपीन का तेल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में, ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम का संबंध किससे था, तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध दुग्ध उत्पादन से था। देखिए श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, यह भी याद रखनी है। श्वेत क्रांति भी किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो है यह भी दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। अब इसी श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत करी गई
थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। तो जल धारण की क्षमता सबसे कम जो होती है वो बलुए दोमट मिट्टी में होती है। किस मिट्टी में होती है? बलुए दोमट मिट्टी में। और चिकनी जलोढ़ मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था। यह विलियम गॉड कहाँ का निवासी था? तो यूएसए का निवासी था। हरित क्रांति किससे संबंधित था? तो यह कृषि उपजाऊ फसल से संबंधित था। अब हरित क्रांति का तो क्या कहते हैं, शब्द का प्रयोग ना सबसे पहले इन्होंने किया था, लेकिन क्या कहते हैं, हरित क्रांति का जनक वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता था। और हरित क्रांति का जनक भारतीय स्तर पर जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है, नाथन को। तो यह 3 पॉइंट हरित क्रांति से याद रखना है। पहला याद रखना है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने किया, यह यूएसए का था। दूसरा, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक वैश्विक स्तर पर माना जाता है। और भारत स्तर पर हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन को भारत स्तर पर जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में क्या है, ज्वालामुखी का इधर नाम दिया गया है और इधर देश का नाम दिया गया है कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो मोना लोआ ज्वालामुखी जो है ये हवाई द्वीप पे स्थित है और हवाई द्वीप जो है वो अमेरिका का है। अब देखिए, माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है, पहली बात इसे मिटाना है पहले। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है। तो ए का यदि हम बात करें तो ऑप्शन ज्वालामुखी दिया गया और देश कनाडा, यानी मोनो लोआ कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन के अनुसार कनाडा में स्थित है। तो नहीं, मोनो लोआ जो है कनाडा में स्थित नहीं है। मोनो लोआ जो है ये कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है, हवाई द्वीप पे स्थित है। यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर क्वेश्चन जो है यह गलत हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट बी नंबर का ऑप्शन मेरापी, माउंट मेरापी, यह माउंट मेरापी इंडोनेशिया की जावा द्वीप पर स्थित है, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, माउंट पोपा। माउंट पोपा यह कहाँ है? म्यांमार में स्थित है। माउंट पोपा जो है यह म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनबासा क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो डोनबासा क्षेत्र जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और यह डोनबासा क्षेत्र कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? तो यूक्रेन में स्थित है। ठीक है, डोनबासा यूक्रेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 12 नंबर का क्या है कि निम्नलिखित में से जो है घास के मैदान में कौन सा एक जो है शीतोष्ण कटिबंध है? तो पंपास घास की मैदान जो है शीतोष्ण कटिबंध घास की मैदान है। और यह घास की मैदान कहाँ मिलेगा आपको? दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अमेरिका में क्या कहते हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील इन देशों में आपको मिलेगा। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, ब्राज़ील और कई देशों में मिलता है, लेकिन मुख्यतः अर्जेंटीना और ब्राज़ील में मिलता है यह पंपास घास की मैदान, और यह शीतोष्ण घास की मैदान है। लेकिन ये जो कंपोज है ये ब्राज़ील में मिलेगा, ये शीतोष्ण नहीं है, ये घास की मैदान शीतोष्ण नहीं है। ठीक है, यह भी सवाना जो है यह भी शीतोष्ण नहीं है, अफ्रीका में मिलेगा। लानोस वेनेजुएला में है, ये भी क्या है, शीतोष्ण घास की मैदान नहीं है। पंपास एक यहाँ ऑप्शन में घास की मैदान था जो शीतोष्ण घास की मैदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन से 13 नंबर में क्या है कि भारत में जो है फाइकस रिलीजियोसा पेड़ के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो फाइकस रिलीजियोसा पेड़ जो है यह पीपल का वानस्पतिक नाम है, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नीचे दी गई है और गलत विकल्प का हमें चयन करना है। तो पहला ऑप्शन झिल्ली आबुध कोशिका अंगक उपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में
जो है झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है, यह भी याद रखना है। यानी पहला ऑप्शन ही क्या था, गलत था। नेक्स्ट, अब इसका मतलब बी और सी डी यह क्या होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में ही सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से 15 नंबर में क्या है कि व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो इसमें जो है प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। इसमें क्या होता है, पादप होता है, कवक होता है, तीसरा क्या कहते हैं, मोनेरा होता है, चौथा प्रोटिस्टा होता है और पांचवा एनिमेलिया होता है। ये 5 किंगडम में पूरे जीव को जो है व्हिटकर नाम के वैज्ञानिक ने 5 प्रकार में बांटा था। पादप, मोनेरा, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और कवक, इन 5 भागों में बांटा था, तो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में, किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला लीवर यानी कि यकृत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रिया को प्रेरित करता है। तो यह सेरेब्रम नाम की मस्तिष्क का हिस्सा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है। तो ये कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है, लहसुन क्या है, कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है, लिलिएसी कुल का है लहसुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में मिलान करने वाला है। तो देखिए, द्रव से गैस मतलब वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक है, अब गैस से द्रव हो रहा है मतलब संघनन हो रहा है। अब ठोस से गैस मतलब ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया, और गैस से ठोस ऊर्ध्वापातर उत्क्रमण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ किसी भी तत्व की परमाणु क्रमांक 17 दिया गया और द्रव्यमान संख्या 35, तो हमसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जा रही है। देखिए, परमाणु क्रमांक को Z से सूचित करते हैं और Z बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। यानी कि जो परमाणु संख्या होता है वही क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है टोटल। ठीक है, अब द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं, तो A से, एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। यानी कि जो भी तत्व का द्रव्यमान संख्या होता है उसी में प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन दोनों होता है। यानी इस 35 में क्या रहा होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहा होगा। यानी A बराबर अगर 35 है तो A बराबर तो P प्लस N है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इसमें है। लेकिन क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक में केवल क्या होता है, प्रोटॉन ही होता है। यानी कि प्रोटॉन यदि 17 है और इसमें से यदि 17 हम घटा देते हैं तो क्या बचेगा, 18 बचता है। यानी ये 18 क्या बचेगा, न्यूट्रॉन ही बचेगा, क्योंकि एटॉमिक मास में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर में केवल प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन को यदि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, इसलिए इसका आंसर 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है धातु के रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है। तो देखिए, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है जिनकी प्राकृतिक क्षारीय होती है। यह जो धातु ऑक्साइड बनाती है इसकी प्राकृतिक क्या होती है, क्षारीय होती है। यह बात सही है, लेकिन हमें क्या चुनना है जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं प्रायः तनु अम्ल से अभिक्रिया कर लेती है और उनसे हाइड्रोजन विस्थापित करती है, यह भी बात सही है। धातु जल से अभिक्रिया करती है और धातु हाइड्रा ऑक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी नंबर यही गलत होगा, यानी यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए धातु अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, तो नहीं, यह गलत बात है। धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता है, धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है धनायन, यानी इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में क्या है,
22 नंबर में है कि जल गैस या भाप अंगार गैस, जल गैस को ही भाप अंगार गैस कहते हैं। जल गैस किसका मिश्रण है? तो यह जल गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या कहते हैं, जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया का मिश्रण होता है, NH3 अमोनिया का मिश्रण होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है उपयोग करके किन दो पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन और अमोनिया के उत्पादन के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है 23 नंबर में कि जल की जीवाणुनाशक की किस विधि में जल का स्वाद नहीं बदलता है? यानी कि जल में अगर जीवाणुनाशक है तो इस जल में अगर जीवाणु है तो इस जीवाणु को खत्म करते हैं, यानी जीवाणुनाशक नामक दवा देके। तो जीवाणुनाशक देकर जब खत्म करते हैं तो इस 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा जीवाणुनाशक है जिसमें जल में डालने से जीवाणु नाश हो जाएगा लेकिन जल का स्वाद नहीं बदलेगा? तो इसका आंसर ओजोनीकरण द्वारा हो जाएगा। ओजोनीकरण द्वारा अगर जल का हम जल नाश करते हैं, क्या कहते हैं, जल का जीवाणु नाश करते हैं ओजोनीकरण के द्वारा, तो ये क्या होता है, जल का स्वाद नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में क्या है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनल है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिल्लोक्विनन है। क्या है? फिल्लोक्विनन है। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी क्या होती है? आवृत्ति नहीं बदलती है। याद रखना है, आवृत्ति किसी भी परिस्थितियां में नहीं बदलती है। जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आवृत्ति पर, ठीक है। लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो चाल और तरंग दैर्ध्य, चाल और क्या कहते हैं, चाल और तरंग दैर्ध्य, चाल और तरंग दैर्ध्य ये दोनों क्या होती है, बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होगा? तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पलायन वेग क्या होता है कि वैसा वेग जिस वेग से किसी भी वस्तु को पृथ्वी पर यदि हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह वस्तु फिर से लौट कर आता नहीं है, पृथ्वी पर नहीं आता है, उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। और चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि चंद्रमा पर आप यदि 2.1 सेकेंड में जो है 2.37 किलोमीटर ऊपर की ओर फेंक दीजिएगा तो वह वस्तु पुनः लौटकर चंद्रमा पर नहीं पहुंचेगा। उसी तरह यदि 1 सेकेंड में आप किसी भी वस्तु को ऊपर की तरह जो है 11.2 किलोमीटर की ओर फेंक दीजिएगा तो वह वस्तु पृथ्वी पर कभी भी लौट कर नहीं आएगा, ठीक है। अब पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए पलायन वेग को VE से डिनोट करते हैं और पलायन वेग का फॉर्मूला होता है रूट अंडर जो होता है 2GMR, रूट अंडर 2GM/R होता है। R यहाँ बड़ा R है यानी यह भी पृथ्वी का त्रिज्या, M बड़ा M है यानी कि यह भी पृथ्वी का द्रव्यमान, और यह तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाएगा, ठीक है। पलायन वेग जो होता है जिस वस्तु को हम फेंकते हैं उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जैसा कि फॉर्मूला से अंदाजा लगा सकते हैं। M क्या है, यह पृथ्वी का द्रव्यमान है, M जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है। उसी तरह R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 27 नंबर में कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 28 नंबर में, देखिए यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जो है, लिफ्ट का त्वरण मतलब A, त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, मतलब G से क्या हो, अधिक हो, A क्या हो जाए, G से अधिक हो, इस कंडीशन में क्या होता है, लिफ्ट में स्थित पिंड
उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। ठीक है, यह बात सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब लिफ्ट एक समान वेग से या एक समान वेग से ऊपर या क्या कहते हैं एक समान वेग से नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह भी बात सही है। याद रखना है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या एक समान वेग से नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ये दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 29 नंबर में क्या कह रहा है कि श्रोता मतलब सुनने वाला व्यक्ति, श्रोता मतलब क्या हो जाएगा, ये सुनने वाला व्यक्ति किसी स्रोत से, माना कि स्रोत से दूर जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा था, साउंड उत्पन्न हो रहा था, यहाँ से क्या हो रहा था, साउंड उत्पन्न हो रहा था, और यह व्यक्ति क्या करता है, इस साउंड को सुनता है। तो इस साउंड से यदि यह व्यक्ति पहले यहाँ ए स्थान पर था, अब यही व्यक्ति यदि यहाँ बी स्थान पर आ जाता है तो क्या होगा, साउंड यही है लेकिन श्रोता दूर हो रहा है, स्वर तो क्या होगा, इसकी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यही बात क्वेश्चंस में हमसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉमसन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मितव्यय है, यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है, तो यह प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम में एडियाबैटिक चेंज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, 31 नंबर में इंग्लिश का क्वेश्चंस है, तो इसका आंसर जी। 32 में भी इंग्लिश का क्वेश्चंस, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर में इंग्लिश का क्वेश्चंस, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर में हिंदी का क्वेश्चंस है, इसका भी आंसर डी। 35 नंबर में हिंदी का आंसर सी। 36 नंबर में भी क्या है, हिंदी का क्वेश्चंस है, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। लेकिन अब 37 नंबर में क्या है, यहाँ जो है कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चंस। गुरुग्राम किससे संबंधित है, ऑटोमोबाइल उद्योग से, अलीगढ़ पीतल के ताले से, मेरठ खेल के सामान से, लेकिन कपूरथला यहाँ पेट्रोल केमिकल से संबंधित नहीं है। पेट्रोल कपूरथला जो है रेल डिब्बा बनाने में, रेल डिब्बा उद्योग से संबंधित है कपूरथला, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में क्या है कि निम्न में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से है, तो वाई के अलग समिति का भी संबंध, लकड़ावाला समिति का भी संबंध गरीबी मापन से, सुरेश तेंदुलकर समिति का भी संबंध क्या है, गरीबी मापन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी पेपर मिल निम्न में से किस स्थान पर है, तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है होशंगाबाद में है। होशंगाबाद कहाँ पड़ता है, एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का क्या है कि टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर दर की बढ़ने को क्या कहते हैं, कर दर को बढ़ने को प्रगतिशील कर कहते हैं। 41 में क्या है, ये क्या कहते हैं, मैथमेटिकल्स है इकोनॉमी का, ये बहुत लंबा बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में भी इकोनॉमी से ही है, किसी भी अर्थशास्त्र में अंतिम वस्तु और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं, तो व्यय विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में हुई थी, और कहाँ हुई थी, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है वैश्विक स्तर पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग को देखना, और क्या कहते हैं, आतंकी जो होता है उस आतंकी को क्या होता है कि पोषण, यानी कि उस आतंकी को वित्त पोषण कहाँ से मिलता है उस पर ध्यान रखना, इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब शुरू किया गया था, तो 1958 ईस्वी में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान को शुरू किया गया था। इस अभियान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर औद्योगिकरणों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
45 नंबर में क्या है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रैंक व्हिटले ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पुराना नाम अपर वोल्टा था? तो बुर्किनो फासो नामक देश का जो है अपर वोल्टा पुराना नाम था। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या था? तो इसका ओरिकोटोलेग्स क्यूनिकुलस नाम इसका था। 48 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वज्जी महाजन पद के अंतर्गत नहीं आता था? तो बज्जी महाजन पद के अंतर्गत मुंगेर नहीं आता था। मुंगेर किस महाजन पद के अंतर्गत आता था? तो अंग महाजन पद के अंतर्गत आता था। देखिए महाजन पद क्या था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की यह बात है, 16 महाजन पद हुआ करता था। क्या? 16 महाजन पद हुआ करता था। इस 16 महाजन पद में से 3 महाजन पद बिहार में हुआ करता था। एक महाजन पद तो यही बज्जी हुआ करता था, दूसरा महाजन पद अंग हुआ करता था, और तीसरा महाजन पद जो था वो मगध हुआ करता था। तो बज्जी का जो शहर था वो वैशाली था, दरभंगा था, मुजफ्फरपुर था। लेकिन अंग का जो स्थान था वो मुंगेर और भागलपुर अंग में था। ठीक है, मुंगेर और भागलपुर। और मगध जो था ये पटना और गया जी वाला क्षेत्र में था। पटना और गया जी वाला क्षेत्र में था। तो याद रखना है 16 महाजन पद कुल था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, लेकिन उस 16 में से 3 महाजन पद बिहार में था, मगध, अंग और वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? देखिए बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है, उसमें से मुंगेर प्रमंडल में से हमें पूछा जा रहा है। तो खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा ये जो है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 50 नंबर में क्या है? राज्यसभा की सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा के लिए टोटल सदस्य की संख्या कितनी होती है तो 245 है। इस 245 में से 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, और 12 जब मनोनीत सदस्य हो जाते हैं तो कितना बचा? 3, और 4 में से एक 3 और 2, 233 बचा। इस 233 का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान होता है। क्या होता है? मतदान होता है। इस 233 का क्या होता है? चुनाव होकर, निर्वाचित होकर यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में किसका मिलान गलत है? तो उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में कितनी है? 19 राज्यसभा सीटें हैं, यहाँ 16 दिया गया है, यानी इसी का गलत है। तमिलनाडु में भी 18 है, बिहार में कितनी है? 16 है, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर में क्या है? 52 में कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में दिल्ली में जो है, दिल्ली को क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा जो 21 वर्ष वोट देने की आयु था, उस 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर में 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो इसमें 8वीं अनुसूची में बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी नामक जो है ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। और 21वां संविधान संशोधन में जो है सिंध नामक भाषा जोड़ी गई थी। देखिए जब संविधान में 8वीं अनुसूची था उस समय मूल संविधान में 14 भाषा था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को जोड़ी गई है। तो इस 22 भाषा में 21वां संविधान संशोधन के तहत एक सिंध भाषा को जोड़ा गया था, और दूसरा क्या कहते हैं 21वां के बाद जो है इसमें 21वां और 20 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 20 वर्षों के बाद जो है इसमें एक संशोधन हुआ था। उस संशोधन में 71वां नेट वेट 50 वर्ष के बाद, यानी 21वां संविधान संशोधन हुआ सिंध भाषा के लिए, और 50 संशोधन के बाद यानी 71वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें 3 भाषा और जोड़ा गया, मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया, नेपाली भाषा को जोड़ा गया, और तीसरा कोंकणी नाम की भाषा। तो अब तक क्या हो चुका था? 71वां संविधान संशोधन तक 3, 1, 4 और 14 पहले था, 18 हो चुका था।
लेकिन 91 नहीं 92 संविधान संशोधन हुआ। और इस 92 संविधान संशोधन 2003 ईस्वी के तहत फिर से 4 भाषा को जोड़कर कुल संविधान में 22 भाषा रखा 22 कुल संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हो गया। और इसमें बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली नामक चारों भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 बार 8वीं अनुसूची में अभी तक संशोधन करके जो है भाषाओं को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर में 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन जो था ये 1992 ईस्वी में ही बना था। ठीक है, लेकिन यह 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ। और यह 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज को क्या करता है? संवैधानिक दर्जा देता है। संवैधानिक, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है, तो यह याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की गठन की चर्चा करता है? तो 169 आर्टिकल जो है विधान परिषद की गठन की भी चर्चा करती है और विधान परिषद को समाप्त की भी चर्चा यही अनुच्छेद करती है। ठीक है, अभी तक भारत के कुल 6 स्टेट में विधान परिषद है। 6 स्टेट में आपका बिहार आता है, यूपी आता है, महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र भी आता है। उसके बाद क्या कहते हैं, कर्नाटका आता है, कर्नाटका आता है। उसके बाद ये 4 हो गया ना। 5वां हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश आता है। और 6ठा आपका क्या हो जाएगा, तेलंगाना आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में क्या है कि संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था? देखिए संविधान सभा में जो है द्वितीय वाचन जो चला था, पहली वाचन तो 4 से लेके 9 नवंबर 1948 में चला था। दूसरा वाचन जो है, द्वितीय वाचन हमसे पूछा भी जा रहा है, दूसरा वाचन जो चला था वो 15 नवंबर से लेके 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक जो है दूसरा वाचक चला था। और ये पहला वाचक चला था। और संविधान सभा में संविधान पर जो है संविधान सभा में संविधान पर तीसरा वाचन 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर 1949 ईस्वी में चला था। ठीक है, तो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और यह आर्टिकल 23 और 24 अनुच्छेद में मिलता है। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है? यह आर्टिकल 20 नंबर का कहता है, 20 नंबर आर्टिकल कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर में क्या है कि पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो 14वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी के तहत जो है पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, और यह पुडुचेरी किससे लिया गया था? 1954 ईस्वी में जो है यह फ्रांस से जो है वो भारत ने लिया था। फ्रांस से पुडुचेरी वस्तु को 1954 ईस्वी में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 मार्च 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो इसका थीम फॉरेस्ट एंड फूड रखा गया था। दिया सलाई आत्मकथा नामक पुस्तक निम्न में से किनके द्वारा लिखी गई थी? तो यह कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर में क्या है कि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, यह पुरस्कार भारतीय आयुष मंत्रालय के द्वारा, किस मंत्रालय? आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और यह 2024 में निम्न में से किन्हें सम्मानित किया था? तो ये समीर गोविंद जमदिगन को भी किया था, मायाराम उनियाल को भी किया था, तारा चंद्र शर्मा को भी किया था। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 63 में 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जो है ओपल सुचाता चुआंगसरी ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 64 नंबर में कि हाल ही में जो है जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश जो है वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश जो बनने वाला है वो जर्मनी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 65 नंबर में जो है
जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जो है वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? किस बंदरगाह की? वधावन बंदरगाह की जो है आधारशिला रखी है। वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। वधावन बंदरगाह की आधारशिला जो है महाराष्ट्र में रखी है। कहाँ रखी है? महाराष्ट्र में रखी है। सॉरी, इस 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली नहीं होगा, स्टॉकहोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर में क्या है कि हाल ही में यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल को जो है शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है। 68 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? तो ये जो है छोंजिन एंगामे देश की यह पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है जो माउंट एवरेस्ट को फतह कर पाई है। 69 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान की शुरुआत किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश नामक राज्य सरकार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइबर अपराध विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी, घोटाला और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने हेतु सीबीआई के द्वारा चलाया गया अभियान कौन था? तो ऑपरेशन चक्र 5 जो है सीबीआई के द्वारा चलाया गया अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर में इसरो के ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका लॉन्चिंग 28 जनवरी 2025 को नहीं हुआ था। इसका लॉन्चिंग जो है 28 नहीं 29 जनवरी 2025 को हुआ था। तो यही क्या है? गलत नंबर था। ए नंबर ही गलत था, यानी ए ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर में क्या है? 72 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जो है एस्फेरिक्स टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है? तो ये नासा संगठन के द्वारा, नासा के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हीएल्ड पहल का उद्देश्य क्या है? हीएल्ड पहल का उद्देश्य क्या है? तो ये जो है लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है हीएल्ड पहल चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर में क्या है कि विश्व पवन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन दो देश में वर्ष 2031 में आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का जो है आयोजन किया जाएगा? तो यह आयोजन जो है भारत तथा बांग्लादेश के बीच किया जाएगा। किन दो देश के बीच किया जाएगा? भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 76 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसे नहीं दिया गया है? तो देखिए प्रवीण कुमार को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को भी दिया गया है, डी गुकेश को भी दिया गया है, सलीमा टेटे को नहीं दिया गया है। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि हाल ही में जो है चर्चित पुराने संसद भवन का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो पुराने संसद भवन का परिवर्तित नाम जो है संविधान सदन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात शक्ति का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर में क्या है? 79 में है कि मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक्स्ट्रा सी गैर लाभकारी संगठन के सहयोग से किया गया। उसके बाद क्या कहते हैं? तो यह पहला ऑप्शन क्या था? सही है। दूसरा ऑप्शन, यह प्रतियोगिता 18 जून 2025 को पटना के गर्दनीबाग खेल परिसर में संपन्न हुई थी। नहीं, यह दूसरा नंबर का ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन, इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी और निजी स्कूल के छात्रों ने भाग लिया जो दो समूह में शामिल हुए।
यह तीसरा ऑप्शन भी सही है, यानी पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट नाम की पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक मनोज कुमार के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इस पुस्तक में जो है बिहार के कोसी क्षेत्र के युवा के द्वारा कितनी मेहनत की जाती है, इस बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का क्या है कि 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गर्मपंथी नेता का कब्जा हो गया, तो नहीं, कांग्रेस अधिवेशन 1900 सूरत में हुआ तो गर्मपंथी का कब्जा नहीं था। गर्मपंथी तो क्या कहते हैं, विभाजन ही किया था, इसमें एक क्या बचा था, नरमपंथी ही तो बच गया था। नेक्स्ट, यानी यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, नहीं, गर्मपंथी को अपने पक्ष में करने का प्रयास नहीं किया था, नरमपंथी को किया था, और यही नरमपंथी कांग्रेस में था भी 1907 के विभाजन के बाद। गर्मपंथी तो कांग्रेस को विभाजन ही करवाया था, ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत, यानी न तो एक और ना ही दो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो कामागाटा मारू नामक जो यह जहाज था, यह जापानी जहाज था, यह पानी वाली जापानी जहाज था। यह जहाज किससे संबंधित था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर में चटगांव शास्त्री छापामारी की योजना बनाई गई थी, सूर्य सेन के द्वारा 1930 ईस्वी में बनाई गई थी, और इसे सूर्य सेन को जो है प्यार से दा कह के पुकारा जाता था, सूर्य सेन दा कह के पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1948 में स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी स्वतंत्रता के बाद पहली अधिवेशन 1948 में हुई, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये पट्टाभी सीताराम मैया ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 85 नंबर में है मिलान करने के लिए। विशाख दत्त किससे संबंधित है? नाटक से। वराह मिहिर किससे? खगोल विज्ञान। चरक किससे? गणित से। और ब्रह्मागुप्त किससे? चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गयासुद्दीन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, तो हाँ, ये प्रतिबंध लगाया था। तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, यह भी सही बात है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा। उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन की अवधि क्या थी? तो ये द्वैध शासन की अवधि 1765 से 1772 ईस्वी के बीच था। 88 में सुगौली की संधि कब हुई थी? तो ये सुगौली की संधि जो हुई थी ये मार्च 1816 ईस्वी में हुआ था। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यह मार्च 1925 में किसकी मध्यस्थता में तरुणबकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ था? तो ये गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर में क्या है, एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में कहाँ होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो होम रूल आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था यह अड्यार मद्रास से प्रारंभ किया गया था। हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? तो हिटलर ने अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या किया था। गैस्टीन की संधि कब हुई थी? ये 1865 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाएंगे। 94 में भी क्या है, मैथ का है। 95 में भी मैथ का है। 96 में भी क्या है, मैथ है। 97 में भी मैथ, 98 में भी मैथ है। 99 में भी मैथ है। 100 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सॉरी 99 में रीजनिंग है, 100 नंबर में रीजनिंग है। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो सेट 9 नंबर को नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे, ठीक है।